हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो डिसीज़ ऑफ कंजक्टिवा वाला चैप्टर है उसके अंदर से हम ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका दूसरा नेम क्या है। तो इसका दूसरा नेम है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम या नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस दोनों एक ही कंडीशन है। तो ये क्या है, तो कि इट इज़ द बायलेटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। बेसिकली ये जो है वो इन्फ्लामेशन है कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन है। एंड बायलेटरल मतलब कि दोनों आइज़ के अंदर होता है। एंड किसके अंदर ये होता है, तो कि जनरली ये इन्फेंट्स के अंदर देखने को मिलता है कि जो 30 डेज से कम उम्र के हैं उस बच्चों में, उस इन्फेंट्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बायलेटरल इन्फ्लामेशन है कंजक्टिवा का, जो 30 दिन से कम उम्र वाले जो इन्फेंट्स है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। एंड ये प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। ठीक है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों, कैसे, तो कि जनरली ये जब डिलीवरी हो रही होगी ना बेबी की, तब उस डिलीवरी के टाइम केयरलेस होगी जो नर्स होगी, या उसने ठीक से ध्यान नहीं रखा होगा एसेप्टिक जो मेजर्स है उसका, इसकी वजह से जो वो बच्चे को इन्फेक्शन लगा होगा, जो बच्चा है उसको इन्फेक्शन लगा होगा। तो अभी तो ऐसा नहीं होता था, पहले इसके बहुत से केसेस होते थे, अब तो कम हो गए हैं इसके केसेस। क्योंकि हम ध्यान रखने लगे हैं, जो एसेप्टिक मेजर्स है वो हम ध्यान में रखने लगे हैं इसलिए। तो अगर जब डिलीवरी हो रही है तब एसेप्टिक्स मेजर को सब, जो एरिया क्लीन होना चाहिए, सरफेस क्लीन होनी चाहिए, वो सब जो है एसेप्टिक मेजर्स की बातें वो हम ध्यान में रखें तो हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिसीज़ को। ठीक है, फिर क्या है कि अगर किसी बच्चे का बर्थ हो ना, तो बर्थ के बाद उसका फर्स्ट वीक होगा ना, फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक के अंदर उसकी आइज़ में से अगर किसी भी तरह का डिस्चार्ज निकल रहा है ना, तो हमें ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि इसको ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हो सकता है। क्योंकि बर्थ के फर्स्ट वीक में टीयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो आइज़ के अंदर से जो नॉर्मली अगर वाटर या कुछ निकल रहा है तो हम मान सकते हैं कि वो टीयर है। बट बर्थ के फर्स्ट वीक के अंदर टीयर्स का तो प्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो फर्स्ट वीक के अंदर बच्चे की आइज़ में से अगर किसी भी तरह का डिस्चार्ज निकल रहा है तो हम ये कंडीशन सस्पेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी के बारे में। तो इटियोलॉजी है, जो इन्फेक्शन है वो 3 तरह से लग सकता है, 3 तरह से लग सकता है, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। तो बिफोर बर्थ जो इन्फेक्शन है वो वेरी रेयर कंडीशन है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मदर का एमनियोटिक फ्लूइड होगा, जो अंदर बेबी जिसके अंदर प्रोटेक्ट होगा ना एमनियोटिक फ्लूइड, अगर उसमें इन्फेक्शन लग गया है तो बच्चे को लग सकता है, बट ये रेयर कंडीशन है। ड्यूरिंग बर्थ जो है उसके अंदर क्या हो सकता है कि अगर वजाइनल डिलीवरी हो रही है बेबी की, तो ये जो ड्यूरिंग बर्थ वाला है ना वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, जो अगर बेबी की वजाइनल डिलीवरी हो रही है, तो अगर वजाइनली एरिया में उस मदर को कोई इन्फेक्शंस लगे हुए हैं, बर्थ कैनाल इन्फेक्टेड है, कोई इन्फेक्शन है, तो वहाँ से इस बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग बर्थ जो है वो मोस्ट कॉमन है। आफ्टर बर्थ क्या हो सकता है, तो कि ये जो लोचिया या लोकिया जो लिक्विड है जो निकलता है नॉर्मली कुछ दिनों तक डिलीवरी के बाद, अगर मदर की फिंगर्स इसमें लग गई, ये इन्फेक्टेड है, मदर्स की फिंगर इसमें लग गई और वो फिंगर फिर उसके बच्चे को लग गई, बच्चे को टच हो गई, तो उस तरह से इन्फेक्शन हो सकता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, फिर आफ्टर बर्थ उसको जो कपड़े पहनाएंगे अगर उसमें कोई इन्फेक्शन होगा तो उस तरह से इन्फेक्शन लग सकता है। तो बेसिकली इटियोलॉजी के अंदर हमने क्या देखा कि बच्चे को इन्फेक्शन कब कब हो सकता है। तो बिफोर बर्थ हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकता है, आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। तो ड्यूरिंग बर्थ जो है इन्फेक्शन लगना वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, वजाइनल डिलीवरी अगर मोस्ट कॉमनली वजाइनल डिलीवरी हो रही है एंड जो वो एरिया है वो इन्फेक्टेड है, तो वहाँ से उस बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि हम कब से बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शन, तो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए, कॉजेटिव एजेंट्स क्या हो गए। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट्स या फिर इनके इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए।
तो सबसे पहले क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या होता था कि पहले के टाइम पे सिल्वर नाइट्रेट डालते थे उसके बच्चे की आइस में, कोई इन्फेक्शन या ऐसी कुछ चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। बट बाद में ये पता चला कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है जिसको हम डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए डाल रहे हैं वो खुद ही डिसीज़ कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला है सिल्वर नाइट्रेट, ये केमिकल है। तो इसकी वजह से अगर हो रहा है तो उसे बोलते हैं केमिकल नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं उसको? केमिकल नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, फिर उसके बाद है गोनोकोकल इन्फेक्शन भी हो सकता है। एंड ये जो गोनोकोकल इन्फेक्शन है ना वो पास्ट में बहुत ही सीरियस डिसीज माना जाता था। एंड जो टोटल चिल्ड्रन के अंदर ब्लाइंडनेस होती है उसमें से 50% ब्लाइंडनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, फिर बट अब इसके इंसिडेंट्स कम होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोफाइलैक्सिस एंड इसकी ट्रीटमेंट ये सब कुछ अवेलेबल है अब कंट्री के अंदर, इसलिए। फिर दूसरा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के लिए? तो कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस, हीमोफिलस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये सब जो बैक्टीरिया है इसमें से कोई भी हो सकता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसके बाद क्या है कि क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, ये भी कंजक्टिवाइटिस कर सकता है। एंड क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस जो है उसके सीरोटाइप में से जो डी एंड के वाला जो सीरोटाइप है वो इन्वॉल्व होता है। एंड इसकी वजह से अगर हो रहा है कंजक्टिवाइटिस तो उसको बोलते हैं नियोनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं? नियोनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से भी हो सकता है। हालांकि ये रेयर कंडीशन है बट हो सकता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो 2 है वो इन्वॉल्व हो सकता है इस कंडीशन के लिए। तो ये हो गई कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स की बात, कॉजेटिव एजेंट्स की बात। अब इसमें से कौन सा एजेंट इन्वॉल्व है इसके अकॉर्डिंग इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा ना। तो अगर केमिकल है, ये केमिकल नियोनेटल जो कंजक्टिवाइटिस है सिल्वर नाइट्रेट वाला, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 6 आवर्स। ठीक है, फिर गोनोकोकल इन्फेक्शन अगर है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 2 to 5 डेज। अदर बैक्टीरियल या जो यहाँ पे जो बैक्टीरिया, गोनोकोकल भी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे जो बोल रहे थे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब कुछ जो बैक्टीरिया मैंने यहाँ पे बोले थे उसकी वजह से हो रहे हैं तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 5 to 8 डेज। ठीक है, फिर नियोनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस यानी कि जो ये कंडीशन है क्लेमाइडिया वाली उसकी वजह से हो रहा है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? तो कि 5 to 14 डेज। फिर अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 6 to 15 डेज। ठीक है, तो ये हो गई इंक्यूबेशन पीरियड की बात। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो अगर उस बच्चे को ये हुआ है तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहला क्या है कि उसको पेन हो रहा होगा। अब इतना छोटा बच्चा है तो उसको पेन हो रहा होगा तो वो बोल तो नहीं पाएगा, तो जनरली वो क्या करेगा? रोने लगेगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होगा। फिर उसके आई के अंदर टेंडरनेस देखने को मिलेगी, जब हम उसको टच करेंगे तो वो ज़्यादा रोने लगेगा। फिर कंजक्टिवल डिस्चार्ज निकल रहा होगा, कंजक्टिवा में से डिस्चार्ज निकल रहा होगा। फिर हाइपरेमिया देखने को मिलेगा, कीमोसिस देखने को मिलेगा कंजक्टिवा का। फिर उसकी जो लीड्स होगी वो सूज गई होगी, वो सोलन होगी। ठीक है, एंड अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन होगा ना तो उसकी लीड के ऊपर हमें वेसिकल्स भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जनरली लीड्स सूज गई होगी, स्वोलन होगी। बट अगर हर्पिस का इन्फेक्शन है तो जो लीड है उसके ऊपर हमें वेसिकल्स भी देखने को मिलेगी। ठीक है, पेन हो रहा होगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, कंजक्टिवा में से डिस्चार्ज निकल रहा होगा,
जनरली जो गोनोकोकल वाला केस होगा तो जो वो डिस्चार्ज होगा ना वो प्यूरोलेंट होगा, ठीक है। फिर अगर अदर बैक्टीरियल जो केसेस है या फिर नियोनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस है तो उसके अंदर जो डिस्चार्ज होगा वो म्यूकोइड होगा। फिर लीड्स स्वोलन हो गई होगी, हर्पिस का केस है तो लीड्स के ऊपर वेसिकल्स भी देखने को मिलेगी, कंजक्टाइवा का हाइपरेमिया एंड कीमोसिस देखने को मिलेगा। एंड ये कंजक्टाइवा की कंडीशन है तो कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट रेयरली ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती है। तो कॉर्निया के अंदर अल्सरेशन हो सकता है एंड ये जो अल्सर होगा अगर वो परफोरेट हो गया तो फिर को हीलिंग होगा एंड ये सब जो होगा उसके वजह से ओपेसिटी हो जाएगी, कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन हो जाएगा एंड स्टेफाइलोमा का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो इतने ये सब कुछ हमने देखा, ये डिसीज़ किसी बच्चे में ना हो इसलिए जो प्रोफाइलेक्सिस होती है वो भी हमें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि हम प्रोफाइलेक्टिकली क्या क्या मेजर्स रख सकते हैं जिसकी वजह से उस बच्चे को ये सब कुछ ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो हमने इटियोलॉजी में देखा था ना कि भाई बिफोर बर्थ हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है एंड आफ्टर बर्थ हो सकता है, तो वही सब हमें प्रोफाइलेक्सिस में पढ़ना है कि भाई एंटी नेटल हम बिफोर बर्थ क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, नेटल यानी कि ड्यूरिंग बर्थ हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं एंड पोस्ट नेटल यानी कि बर्थ के बाद हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं इस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीनेटल मेजर्स को हम देखते हैं कि बर्थ के पहले हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, एंटीनेटल मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं। तो एंटीनेटली हमें क्या करना होगा, तो कि केयर ऑफ मदर, ठीक है, हमें उसकी मदर का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको अगर कोई जेनिटल इन्फेक्शंस है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। फिर जो वो मदर होगी वो जब थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी तब हमें उसका चेकअप करना पड़ेगा कि उसको क्लेमाइडिया का, हर्पिस का, गोनोकोकल कोई भी इन्फेक्शन नहीं है ना, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसमें मदर की ट्रीटमेंट करनी है, मदर का ध्यान रखना है, अगर मदर को डिसीज़ है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है जिसकी वजह से बर्थ के टाइम उसके बच्चे को इन्फेक्शन ना लगे, एंटीनेटल मेजर्स, ठीक है, उसमें हमें उसकी मदर का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है नेटल मेजर्स, बर्थ के टाइम हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, तो कि हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो हम डिलीवरी कराएंगे ना वो हम डिलीवरी हाइजेनिक कंडीशंस को मेंटेन करके कराएंगे, ठीक है। ऑल एसेप्टिक जितने भी मेजर्स है उसको हम ध्यान में रखेंगे, ऐसे भी किसी ही गंदी सरफेस पे हम डिलीवरी नहीं करवाएंगे, एसेप्टिक मेजर्स का हम ध्यान रखेंगे डिलीवरी के टाइम पे। फिर हम क्या कर सकते हैं, तो कि जो न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हो जाएगा ना उसकी जो लीड्स होगी, उसकी जो आइज़ होगी वो क्लोज होगी, तो जो उसकी आइज़ है उसको हमें क्लीन करना है एंड ड्राई करना है, ठीक है। तो ये हो गई नेटल मेजर्स के बाद। अब हम देखते हैं कि पोस्ट नेटल मेजर्स के अंदर हम क्या करेंगे। तो पोस्ट नेटल मेजर्स के अंदर हम पोविडोन आयोडीन दे सकते हैं, ठीक है। पोविडोन आयोडीन 2.5% जो है वो इफ़ेक्टिव है किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट में एंड ये मोस्ट कॉमनली मोस्ट वाइडली यूज़ होता है। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो कि 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अगर ये यूज़ नहीं करना हो तो हम इसकी जगह पे 0.5% इरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है उस बेबी की आई के ऊपर लगाना होता है एंड ये जो है वो बैक्टीरियल एंड क्लेमाइडिया जो ऑप्थेल्मिया न्यूरोड्रम है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। फिर अगर ये नहीं करना हो तो हम सिंगल इंजेक्शन दे सकते हैं, किसका, तो कि सेफ्ट्राइक्सोन का 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम इंट्रामस्क्यूलरली और इंट्रावीनसली हम दे सकते हैं, ठीक है। बट इसका डोज जो है वो हमें 125 मिलीग्राम से ज़्यादा कभी भी नहीं देना है,
ठीक है। ये हम किसको दे सकते हैं, तो कि जिसकी मदर को गोनोकोकल का इन्फेक्शन होगा और उसको अगर बच्चा आ रहा है, उसकी डिलीवरी हो रही है, तो उसको हम ये देंगे। ठीक है। फिर क्या है कि प्रीवियसली सिल्वर नाइट्रेट 1% यूज़ हो रहा था आफ्टर बर्थ, बेबी की आई में डालते थे। फिर हमें पता चला कि सिल्वर नाइट्रेट तो खुद ही डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अब हम वो यूज़ नहीं करते। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये डिसीज़ की डेफिनेशन क्या है, इटियोलॉजी क्या है, पॉजिटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। फिर उसके बाद हमने इसके क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोफाइलेक्सिस के बारे में देख लिया है। फिर आज अभी के जो वीडियो है उसके अंदर इतना ही, और इसके बाद इसका जो पार्ट 2 बनेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है। थैंक यू।